हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश ने हमारे 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक या 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्कन और दक्षिणी भारत के या दक्कन और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। यह हमारे भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। जो हमारा राष्ट्रकूट वंश है, तो ये राजवंश हमारे क्या है, दक्षिणी भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। बात करें इसके संस्थापक और राजधानी के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? हमारे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? हमारे दंती दुर्ग था। उन्होंने क्या, चालुक्य शक्ति के पतन होने के बाद, उन्होंने क्या किया, चालुक्य शक्ति के पतन होने के बाद अपनी सत्ता स्थापित की थी। किसने? दंती दुर्ग ने। राजधानी की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत या मानखेत थी। आप इसे याद रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत या मानखेत थी। वर्तमान स्थान की बात करें तो मान्यखेत या मान्यखेत क्या है? हमारे वर्तमान में भारत के कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग जिले में सेदम तालुका में कनिका नदी के पास में स्थित एक नगर है। कौन सा? मानखेत या मान्यखेत। वर्तमान में इसे मालखेड़ कहा जाता है। जो है यह क्या है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रकूटों की ये राजधानी हुआ करती थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बातचीत करें तो राष्ट्रकूट वंश के महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने सामाजिक विस्तार, सांस्कृतिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, उनकी बात करें तो इनकी बात करें तो कौन कौन थे हमारे? एक तो हमारे दंती दुर्ग थे, एक हमारे कृष्ण प्रथम, एक ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। तो इस तरह हमारे कुछ 7 राजवंश के शासक थे, जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करें तो शासकों का एक विस्तृत विवरण लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे को दंती दुर्ग। स्थापना की बात करें तो दंती दुर्ग ने लगभग 735 से 756 ईस्वी तक, क्योंकि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 735 से 756 ईस्वी तक रहा था। तो दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या कर दी थी। किसकी? चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या कर दी थी और हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसकी? चालुक्य वंश के शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसकी हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उन्होंने चालुक्य साम्राज्य के जो खंडर है उन पर राष्ट्रकूट शक्ति की नींव रखी थी। किस पे? चालुक्य साम्राज्य के जो खंडर थे उन्हीं पे हमारे राष्ट्रकूट शक्ति की नींव रखी थी। अगले शासक आते कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम की बात करें तो एलोरा के कृष्ण कैलाश मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। किसका? एलोरा के कृष्ण कैलाश मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। कृष्ण प्रथम लगभग इनके शासनकाल था 756 से 773 ईस्वी तक। तो इन्होंने प्रसिद्ध एलोरा के कृष्ण कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और यह मंदिर क्या, भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार था। जो हमारा एलोरा का कैलाश मंदिर है, यह मंदिर क्या, भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार है। स्थान की बात करें तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं में स्थित है। जो हमारे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, क्या विश्व धरोहर स्थल है हमारे क्या, एलोरा का कैलाश मंदिर। एकाश्मक मंदिर की बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर क्या है, एकाश्मक मंदिर है। मतलब एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही विशाल पत्थर को काट के बनाया गया है। ये मंदिर क्या, हमारे एक ही विशाल पत्थर को काट के बनाया गया है और यह क्या, एक पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर, नॉर्मली मंदिर बनते नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन ये क्या, पूरी की पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर तराश करके बनाया गया है, जो इसकी इंजीनियरिंग और कलात्मक उत्कृष्टता का अद्वितीय बनाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जो हमारे ऊपर से नीचे बना है, न कि नीचे से ऊपर। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण की बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी को काट के बनाया गया है, न कि ईंटों या फिर पत्थरों को जोड़ जोड़ के। ये मंदिर क्या, हमारे ईंटों और पत्थरों को जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया, बल्कि इस मंदिर को हमारे पहाड़ी को काट के ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित गुफाओं की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण करवाया। किसकी? एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण करवाया था। धार्मिक संबंध की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा निर्मित जो एलोरा की 34 गुफाएं हैं, उनका संबंध हमारे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। जो 34 गुफाएं हैं तो 34 गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, जो हमारे राष्ट्रकूट शासकों की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। जो हमारे क्या है, राष्ट्रकूट शासक है, इनके धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा निर्मित जो 34 गुफाएं हैं ये हमारे तीनों धर्मों से संबंधित है। अगले शासक आते हैं कौन, हमारे ध्रुव। ध्रुव की बात करें तो ध्रुव का परिचय देखें।
तो ध्रुव का शासनकाल लगभग 780 से 793 ईस्वी तक था। ध्रुव का शासनकाल हमारे 780 से 793 ईस्वी तक था। तो ये हमारे राष्ट्रकूट वंश का एक शक्तिशाली शासक था कौन? ध्रुव। उपाधि की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने धारावर्ष की उपाधि धारण की थी। किसकी? धारावर्ष की उपाधि धारण की थी, जो उसकी सैन्य सफलताओं और साम्राज्य पर मजबूत पकड़ को दिखाता है। जो उसकी सैन्य सफलताओं और साम्राज्य पर जो उसकी मजबूत पकड़ थी, इसको दिखाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? हमारे ध्रुव ने। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था 3 जो साम्राज्यों के बीच में, उसमें हमारे क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बारे में हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। फिर गोविंद तृतीय की बात करें, महान शासक थे हमारे कौन? गोविंद तृतीय, जिनका शासनकाल 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक था। तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था कौन? गोविंद तृतीय। उसने क्या राष्ट्रकूट साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया था। गोविंद तृतीय ने क्या किया? राष्ट्रकूट साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया था। उत्तर भारत में भी कई राज्यों को इन्होंने पराजित किया था। हमारे गोविंद तृतीय ने क्या उत्तर भारत में कई राज्यों को पराजित किया था। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की बात करें तो परिचय की बात करें तो अमोघ वर्ष का शासनकाल लगभग 814 से 878 ईस्वी के बीच में रहा था। अमोघ वर्ष का शासनकाल क्या 814 से 878 ईस्वी के बीच में रहा। और ये क्या हमारे राष्ट्रकूट वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे कौन? अमोघ वर्ष। ये एक विद्वान और शांति प्रिय शासक थे, जिन्होंने क्या लगभग 60 वर्षों तक शासन किया था राष्ट्रकूट वंश के दौरान। कितने? 60 वर्षों तक शासन किया था लगभग। धार्मिक निष्ठा की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, इसलिए वो शांतिपूर्वक शासन किया था। क्यों? क्योंकि वो क्या जैन धर्म के अनुयायी थे। इससे इसके साथ ही वह माता लक्ष्मी के भी भक्त थे। जैन धर्म के अनुयायी तो थे ही थे, साथ में क्या माता लक्ष्मी के भी भक्त थे। भक्ति का प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने अपनी उंगली काटकर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दी थी, जो उनकी गहरी धार्मिक आस्था को दिखाता है कि उन्होंने क्या किसी कहानी के अनुसार क्या किसी बात पे माता लक्ष्मी को अपनी उंगली भी काट के समर्पित कर दी थी। विद्वान शासक की बात करें तो अमोघ वर्ष एक विद्वान शासक था और स्वयं क्या एक कवि और लेखक भी था। अमोघ वर्ष क्या था? एक विद्वान शासक था और स्वयं क्या एक कवि और लेखक भी था। फिर दक्षिण भारत के अशोक की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष को उनकी धार्मिक सहिष्णुता, ज्ञान और शांतिपूर्ण शासन के कारण क्या उनकी धार्मिक सहिष्णुता, ज्ञान और शांतिपूर्ण शासन के कारण क्या दक्षिणी भारत का अशोक भी कहा जाता है। किसे? हमारे अमोघ वर्ष को। और इसका कारण क्या है? उनकी धार्मिक सहिष्णुता, ज्ञान और शांतिपूर्ण शासन की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत का अशोक। कई परीक्षाओं में पूछा गया है दक्षिणी भारत के अशोक की संज्ञा किसे दी गई है, तो आपको बताना पड़ेगा अमोघ वर्ष को। फिर चंद्र वल्लभे की बात करें तो अमोघ वर्ष की बेटी थी कौन? चंद्र वल्लभे या फिर चंद्र वल्लभे। इनको रायचूर दोआब का राजस्व मिलता था। जो रायचूर दोआबा वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो हमारे राजस्व किसे देते थे? हमारे अमोघ वर्ष की बेटी हमारी चंद्र वल्लभे की। बात करें रायचूर दोआब है, ये कहाँ है? इसकी बात करें तो रायचूर भारत के कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित एक नगर का नाम है। जो हमारे कृष्णा और तुंगभद्रा ये दो नदियां हैं, उन दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है वो हमारे रायचूर दोआब क्षेत्र कहलाता है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। और दो नदियां कौन कौन सी है? कृष्णा और तुंगभद्रा। इन नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है वो हमारे रायचूर दोआब कहलाता है। और ये कहाँ पड़ता है? हमारे कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के अंदर पड़ता है। इस सुलेमान के वर्णन की बात करें तो अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष को दुनिया के 4 जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे उनमें से एक बताया है। कि उस समय के दुनिया के 4 सर्वश्रेष्ठ शासक थे, उनमें से एक किसे बताया? हमारे अमोघ वर्ष को। बात करें जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और महानता को दिखाता है, जो कि हमारे उस समय जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मतलब दूर-दूर तक उनकी ख्याति पहुँच गई थी और उनकी महानता को दिखाता है। क्यों? क्योंकि अरब यात्री सुलेमान ने उनका वर्णन किया है, उनकी विशेषताएँ बताई है और उन्हें दुनिया के 4 महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक बताया है। अब बात करेंगे अमोघ वर्ष ने कौन-कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उसकी बात करें। तो अमोघ वर्ष स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखक था, एक बढ़िया लेखक था, जिन्होंने क्या विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जैसे कविराज मार्ग। कविराज मार्ग क्या है? ये पुस्तक है राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है और ये हमारी कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। क्या है ये? हमारे कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है और कन्नड़ भाषा की पहली कविता मानी जाती है। तो हमारे कविराज मार्ग है, ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक और कन्नड़ भाषा की पहली कविता मानी जाती है। तो कन्नड़ साहित्य में उसका महत्वपूर्ण स्थान बताती है। कन्नड़ साहित्य में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बारे में बताती है कौन? कविराजा मार्ग। फिर रतन मालिका की बात करें, रतन मालिका की, तो रतन मालिका पुस्तक राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है रतन मालिका। ये हमारे क्या एक जैन ग्रंथ है, जो उनके जैन धर्म के प्रति जो रुझान है, इसको दिखाती है।
या जैन ग्रंथ है हमारी कौन रत्नमालिका, और रत्नमालिका क्या है उनके जैन धर्म के प्रति उनका रुझान था उसको दिखाती है। बात करें अमोघ वर्ष के दरबारी विद्वानों की, तो अमोघ वर्ष के दरबारी विद्वान कौन-कौन थे? अमोघ वर्ष के दरबार में कई विद्वान कार्य करते थे, जिन्होंने क्या उन विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे एक दरबारी विद्वान थे हमारे जिनसेन। जिनसेन की बात करें तो जिनसेन राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष का दरबारी विद्वान था, और जिनसेन ने आदि पुराण पुस्तक की रचना की थी। किसकी? आदि पुराण नामक पुस्तक है उसकी रचना की थी, जो जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। क्या? आदि पुराण। फिर महावीराचार्य की बात करें तो महावीराचार्य राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष का दरबारी विद्वान था। कौन? महावीराचार्य। और महावीराचार्य ने हमारे गणित सार संग्रह या गणित सार संग्रह नामक एक पुस्तक है उसकी रचना की थी, जो गणित पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन? गणित सार संग्रह। फिर शाक्तायन या शाक्तायन की बात करें तो शाक्तायन राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष का दरबारी विद्वान था। कौन? शाक्तायन क्या था? राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष का दरबारी विद्वान था। शाक्तायन ने क्या अमोघ वृत्ति नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसकी? अमोघ वृत्ति नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? शाक्तायन ने। जो हमारे संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक टीका है। क्या संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक टीका कौन? शाक्तायन। अगले शासक आते कौन? हमारे इंद्र तृतीय। अगले शासक कौन आते हैं? हमारे इंद्र तृतीय। इनकी बात करें, परिचय की बात करें तो इंद्र तृतीय लगभग 914 से 929 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, और ये हमारे राष्ट्रकूट वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। कौन? इंद्र तृतीय। उसने क्या है कन्नौज के जो तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? इंद्र तृतीय ने, और प्रतिहारों को हराया था। अगले शासक आते हैं और आखिरी शासक हमारे कौन? कृष्ण तृतीय। बात करें इनकी तो कृष्ण तृतीय का शासनकाल हमारे 939 से 967 ईस्वी तक रहा था, और ये हमारे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, और वो हमारे क्या राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था। कौन? हमारे कृष्ण तृतीय। बात करें तो तक्कोलम का युद्ध की, तो तक्कोलम के युद्ध की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में हमारे चोल शासक परांतक प्रथम को हराया था। किसको? परांतक प्रथम को हराया था। किसने? हमारे कृष्ण तृतीय ने। और ये युद्ध हमारे 939 ईस्वी में चोल और राष्ट्रकूटों के बीच शक्ति संतुलन को बदल दिया था। इस युद्ध ने क्या किया था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो शक्ति संतुलन था इसको बदल दिया था, जिससे क्या राष्ट्रकूटों का दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो राष्ट्रकूट वंश के शासक है और उनके राजवंश के अंदर प्रमुख शासक और उनकी पुस्तकें, स्थापत्य कला, इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।